आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। लॉकडाउन के चौथे चरण में हम लोग पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण की कई सारी तस्वीरें हम लोगों के सामने आने लगी हैं। तमाम मुद्दे और तमाम पहलू हैं और तमाम मुद्दों और पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ एसबीआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। सर, 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री आकर के जनता को संबोधन देते हैं और उस संबोधन के बाद वित्त मंत्रालय से 20 लाख करोड़ का मुआवजा मजदूरों को देने की बात कही जाती है। 15 लाख का जुमला हम देख सकते हैं और अब के जो जुमला है उसे किस तरीके से देखते हैं सर आप? आदाब मुझे नदीम साहब। और मैं अपनी बात कहने से पहले सबसे पहले तो पल पल न्यूज़ जिस तरह से अभी इस वक्त में पूरे देश में अपनी बात को रख रहा है, मैं उसके लिए भी आपको मुबारकबाद देता हूं और आपकी इसमें हौसला अफजाई करता हूं कि आप इसी तरह से सच्चाई के साथ, इंसाफ के साथ, हक के साथ बोलते रहें। और अभी आपने जो बात कही कि इस जुमले को किस तरह से देखते हैं, तो ये पूरा देश क्या पूरा विश्व जान रहा है कि यहाँ हम लोग किस तरह से एक इस देश का जो सारथी है वो जुमले में ही हमको अब तक फंसा के रखे हैं। और जो 15 लाख का जो जुमला है वही तरह का एक जुमला है ये, उससे अलग आप इसको नहीं देख सकते। मेरा जो नजरिया है इसमें यही नजरिया है कि जिस तरह से इलेक्शन के पहले उन्होंने 15 लाख का जुमला बोला था, अभी आके लोगों को भ्रमित करने के लिए और जो यहाँ की परेशानियां हैं या जो तकलीफ हैं उनको डाइवर्ट किया है। अब पहली बात तो वो 20 लाख करोड़ नहीं है। ऑलरेडी जो करीब 8 लाख करोड़ रुपया जो एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर जो था वो पहले से ही अनाउंस्ड है, वो बहुत पहले से अनाउंस्ड है, आपको भी मालूम होगा। 1.7 लाख करोड़ समथिंग। और साथ ही जो है लिक्विडिटी के लिए आरबीआई को जो है 6.5 लाख करोड़ समथिंग, तो ये एक 12 लाख करोड़ पीस, तो ये इस तरह से ही हो जाता है। और फिर ये एमएसएमई का भी आपको मालूम है किस तरीके से उनको दिक्कतें आने वाली है। बैंक और फाइनेंशियल स्टेज के अंदर वो लोग और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इतना इजी नहीं है जितना इजी आके प्रधानमंत्री बात करते हैं। और हम देखेंगे अगर उनको जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर उनकी खिल्लियां उड़ रही हैं कि ये कैसा प्रधानमंत्री है देश का, कि वो जो मजदूर हैं जिनकी बात आपने कही, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जो मजदूरों को अब तक कोई रिलीफ नहीं है। आप देखिए कितने ऐसे मजदूर हैं अभी औरंगाबाद। और आज जो फैसला आया है, बहुत 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 हम लोगों को देश में सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको एक तरह से इंटरटेन नहीं किया कि 16 जो लोग हैं औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक के जो भूख से पैदल चलते चलते थक के जो वो लोग उनको पटरी पे कुचल दिया गया, तो 16 लोगों की जो हत्या है और उसके अलावा जो बच्चों की हत्या है, जो मजदूर पैदल बॉर्डर से अपने घरों पे जा रहे हैं। आप देखिए रामू जो हैदराबाद से मध्य प्रदेश के लिए करीब 700 किलोमीटर वो आदमी चल चुका था, उसकी प्रेग्नेंट बीवी को और एक बच्चे को घसीट के वो एक नीचे जो पाटा होता है उस पर लेके वो जो आ रहा है। तो ये हालत जो है बहुत निंदनीय है, बहुत ज्यादा। मतलब हमको सोचने की जरूरत है कि देश कहाँ जा रहा है। और बजाय उसके जिस तरीके से जो मीडिया है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। इस तरह से लाखों करोड़ों लोग जो बेघर हो रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं, जिनके रोजगार छीने जा रहे हैं। और जिस तरीके से इस वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट से जो लेबर लॉ है, जो लेबर के राइट्स है, वो उसको खत्म कर रही है, उसको सस्पेंड कर रही है। तो देश कहाँ जा रहा है आप देखिए। क्योंकि सर इस बीच में ये तो मजदूरों की बात चल रही है, लॉकडाउन के चौथे चरण में हम लोग चढ़ने वाले हैं। पर इस लॉकडाउन के खेल में जो पीछे की तस्वीरें आई वो बहुत डराने वाली हैं, क्योंकि हमने देखा था कि सीएनआरसी को लेकर के पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुआ, फिर दिल्ली दंगा हुआ। उस प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली दंगे के नाम पर बच्चों को उठाया जा रहा है, जिसमें सफूरा जारगर का नाम आता है, मिरान हैदर का नाम आता है। तमाम वो नाम हैं जिनकी फहरिस्त लंबी है, उन लोगों को चुन चुन करके उठाया जा रहा है। फिर उन्हीं लोगों के ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है, उन्हीं को आतंकवादी बताया जा रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सफूरा जारगर का जिस तरीके से कैरेक्टर एसोसिएशन खुद कपिल मिश्रा ने किया, तो उन्हें किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, इसको जो देखने का जहां नजरिया है, ये फांसीवाद का चरम है। इसी को अब जो है जो देश में फांसीवाद जो जड़ें अपनी पूरी तरह से जमा चुका है,
और ये लोग ये सब करने के पीछे रीजन क्या है? जो अवाम को, जो लोगों को, जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हर एक इंसान को मिलना चाहिए, या आप इसको आम भाषा में कह दें रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके लिए ये जो गवर्नमेंट को हम चुनते हैं, जो उनका जिम्मेदारी होता है, जो एक प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं, वो हमारा नौकर होता है, सेवक होता है, वो लोग आज यहाँ जी। पर तानाशाह बन चुके हैं। और वो जो तानाशाही है, ये फासीवाद है, और ये फासीवाद इसको एक धार्मिक लड़ाई के अंदर उलझाकर यहाँ के मुख्य बिंदुओं को, मुख्य मुद्दों को बिल्कुल एक तरफ कर देना चाहती है। और इसमें मैं अपनी बात को दो तरह से कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये फासीवाद जो है, इसको इस तरह की एक भूख रहती है और उसको इस तरह का फूड चाहिए, खाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर लोगों को एक दुश्मन पैदा कर दे, और वो दुश्मन धर्म के नाम पर यहाँ पर पैदा किया गया है। और जबकि ये भी ध्यान रहना चाहिए, मैं इस बात को आगे लेके जाने से पहले, कि ये पहली बात, जो फासीवाद ये हिंदू धर्म के नाम पर चला रहे हैं, ये हिंदुत्व है, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म और जी। हिंदुत्व में पहले तो फर्क ये याद होना चाहिए हमारे देश के अवाम को, कि ये जो लोग हैं, ये लोग मुसोलिनी और हिटलर को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो सत्ता में आज आ चुके हैं। जो आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है, जो इसका हिस्ट्री का ऊपर आप जाएंगे, तो इसकी हिस्ट्री जो है, वो हिंदुत्व का एजेंडा जो है मुसोलिनी और हिटलर के कॉन्सेप्ट पर है, जर्मनी और हिटलर के कॉन्सेप्ट पे है। उन्हीं की ड्रेस कोड करके इन्होंने यहाँ पर एक आर्मी डेवलप कर दी है देश के अंदर, जो जी। यहाँ पर आज वो सोशल मीडिया हो, चाहे रोड हो, जो ये सब तमाम चीजें ये लोग क्रिएट करते हैं, और ये क्रिएट करने के लिए ही एक मुसलसल एक दुश्मन को वो लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं, और देश सोचता है कि जो है ये एक हिंदू मुस्लिम व्यवस्था है, ये जो है एक प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम है। जबकि ये लोग यहाँ पर अपने सत्ता पर काबिज रहने के लिए और एक फासीवाद को इस तरीके से यहाँ डेवलप करते हैं, इनका कोई हिंदू धर्म से मतलब नहीं है, पहले ये मैं समझाना चाहता हूँ। वरना आप सोचिए, भागवत जी खुद ये कहते हैं कि बगैर मुसलमानों के तो हिंदुत्व ही नहीं है। इट मीन्स ये लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा जी। एक मुसलमान चाहिए जो उनके लिए एक दुश्मन बना रहे, यहाँ पर दिखाते रहे। आप इसको शुरू से लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, चाहे लिंचिंग के केसेस हों, इसके पहले ब्लासेस के केसेस हों, ये तमाम चीजों को आप रिलेट करना पड़ेगा, जो आज यहाँ तक चरम तक पहुंच चुकी हैं। और यही चीजें हैं कि इनको जो एनआरसी, सीए, आप देखिए बाबरी मस्जिद, इन्होंने बहुत प्रोवोक किया है। मुसलमान यहाँ का जो डेमोक्रेसी को मानने वाला है, लॉ को मानने वाला है, यहाँ के जो फैसला आया उस फैसले के ऊपर रहा, और यहाँ पर वो जो है ह्यूमैनिटी पर काम कर रहा है, जबकि ये लोग अनह्यूमन लोग हैं, जो फासीवादी, जो यहाँ पर इस सत्ता में आ चुके हैं। तो जो जितने, चाहे 370 केस देख लीजिए, बाबरी मस्जिद केस देख लीजिए, या लिंचिंग देख लीजिए, और अब जो सीए, एनआरसी, एनपीआर के नाम पर जो इन्होंने खेल खेला है, जिस तरीके से एक तरफ करके पूरे देश को एक मेन स्ट्रीम से ले जाके, जो इनको विकास की बात करनी थी, डेवलपमेंट की बात करनी थी, उससे बिल्कुल अलग कर हटाना था, क्योंकि ये फेल है, हर एक चीज में फेल है। चाहे हम लोग इसको ये कहें कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हैं, वो पूरी तरह से हमारे बिल्कुल फेल है, हमारा वो रिलेशन फेल है। इकोनॉमिकली बिल्कुल बुरी तरह से फेल है हम लोग। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जा रहा है, यहाँ पर अब जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को एनकाउंटर करने के लिए पूरी इजाजत दी गई है। यहाँ पर अदालत की कोई जरूरत नहीं रही है। कहीं भी आप देख लीजिए पूरी यूपी के अंदर, पूरे ये जब से गवर्नमेंट आई है उससे पहले से क्या चल रहा है, बस वहां पर कोई भी मार देता है, कहीं भी मार देता है, ये सब चल रहा है। केसेस आप जो चल रहे हैं पूरे देखिए, पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी लिंचिंग हो जाती है, जिन्होंने लिंच किया है अब तक कौन फांसी पे गया है, कोई नहीं गया है। तो इन्होंने देखा है कि मुसलसल एक ऐसा दुश्मन हमें मिला हुआ है। अभी भी जब इनको ये लग रहा था कि कोविड-19 के अंदर हम लोग फेल हैं, हम पीपीई किट नहीं दे सकते हैं, पीपीई किट जो है चाइना से मंगा रहे हैं, चाइना की इतनी बुराई करते हैं, चाइना के ही प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम यूज करते हैं। मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री खुद बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना के यूज करते होंगे। ये सब बातें करने वाले लोग हैं, जुमलाबाज वाले लोग हैं। तो ये जो तमाम चीजें चल रही हैं एक तरफ, और इसको जो भटकाने का जो उनका एक मुद्दा मिलता है वो मुस्लिम्स का मिलता है। इसीलिए जब उनको लगा कि अब क्या होगा, तो पहले तबलीग जमात को इशू बनाया। तबलीग जमात क्या है मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आपने जो सफूरा जरगर के बारे में, आमिर हैदर के बारे में, या दूसरी जो रफाशिदा हैं, एक और हैं, इस तरह से इन लोगों को जो पकड़ के यूएपीए लगाया, जफर इस्लाम साहब को जिस तरीके से इन्होंने पूरा इसमें लेने की कोशिश की है, उसका रीजन यही है कि वो लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं इशू को। स्टूडेंट्स हैं, आप सोचिए, स्टूडेंट्स है यहाँ का युवा, जो बाकायदा यहाँ पर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। एक अब उसको इस तरीके से ये कैरेक्टर एसिनेशन कर देना, वो कौन कर रहा है? कपिल मिश्रा, जिसका कोई किरदार है, किसको वाई सिक्योरिटी दी है? अगर कोई ने दंगा भड़काया है दिल्ली के अंदर,
और आज अगर जो दिल्ली की हालत हुई है, अगर दिल्ली पूरे विश्व में शर्मसार हुई है, तो उसमें फर्स्ट नाम आता है कपिल मिश्रा का, अनुराग ठाकुर का। ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो फांसीवाद लोग हैं, जिन लोगों ने बदमाशियां की हैं, जो मर्जी आया वो बोला है, उसी का नतीजा है कि आज जो लोग ऑलरेडी जो हैं वो लोग रास्ते पर आ गए हैं। उनके घरों के अंदर खाने के लिए आज समस्या है, उनके बच्चों को क्या हुआ है, उनकी माँ बहनें से जाके पूछिए। तो ये जो हालात बनाए हैं लोगों ने, और उसको वाई सिक्योरिटी दी गई है। हम लोग वहां पर दिल्ली के कमिश्नर के पास भी गए। कमिश्नर को जब कहा कि आपने क्या किया है, उनको ये पता नहीं है कि आसपास के गांवों से और ये हरियाणा और इधर से जो है लोग चल के पश्चिम उत्तर प्रदेश से आके दंगा किए हैं। कितने लोग हैं? हमने उनको बताया कि जर्नलिस्ट की ये रिपोर्ट, और इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग जो है बाहर से आके दंगा किए हैं। आपने क्या किया उस दंगे के अंदर? आपने क्या एक्शन लिया है? वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं बोला, अब तक आपने कपिल मिश्रा को अंदर क्यों नहीं किया? आप अगर एक जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर उन जिनके ऊपर हमले हुए हैं, जिनके घर जले हैं, बर्बाद हुए हैं, उन्हीं को अरेस्ट कर रहे हैं, और उन्हीं को अरेस्ट करते रहे वो लोग। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इसको आप उसको बहुत बड़े एस्पेक्ट्स में देखना पड़ेगा। एक बहुत सीरियस चीज है ये, कि देश को समझना पड़ेगा, और देश को इस फांसीवाद का जब तक एक साथ हम लोग नहीं आ जाते, इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसको मुकाबला करने के लिए तमाम भारतीयों को भारतीय होना पड़ेगा, धर्म के चश्मे को एक तरफ करना पड़ेगा। जफर इस्लाम साहब ने क्या किया था? एक उनका डेमोक्रेटिक राइट है ना, उस डेमोक्रेटिक राइट में क्या हुआ? इसी के साथ आपने इसी बीच इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात की, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हो, चाहे उससे भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वहीं अरब के देशों ने इस्लामोफोबिया इन इंडिया को लेकर के भारत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो वहीं यूएन भी लगातार सवाल उठा रहा है कि आपके राज्य में मुसलमानों पर जो है वो जुल्म बढ़ रहा है। यूएससीआईएफ की रिपोर्ट आती है, उससे पूरी तरीके से मोदी सरकार एक्सपोज हो जाती है। जब तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, तो क्या असर पड़ सकता है आने वाले समय पर? देखिए, यहां जब तक एरोगेंसी खत्म नहीं होगी, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़े बड़े जुमले बोलकर जिस तरीके से लोगों को बहका रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये इतना बड़ा पाप कर रहे हैं कि इतिहास इस बात को याद रखेगा कि देश को ये लोग किस तरह से नरक बना रहे हैं। और ये नरक बना रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप बॉर्डर्स पे जाकर देखिए, लोगों की हालत देखिए, उन मजदूरों की देखिए जिनका कोई धर्म नहीं है। हम ये चीजों को समझना पड़ेगा, चाहे महंगाई हो। अभी भी इस वक्त के अंदर जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, ये सारी चीजें क्या विश्व को नहीं दिख रही है? यहाँ जिस तरीके से पकड़कर किसी भी इशू को लेकर, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में, आप क्या सोच रहे हैं? तबलीग जमात का जो इशू था, वो इंटरनेशनल इशू बनाया किसने? बनाया वो हम। और रात को 2 बजे दोवल वहां पहुंच रहे हैं, और हमें अफसोस इस बात का भी है कि जब आप पर अत्याचार होते हैं, और मैं इसको साफ कहता हूं कि जुल्म करने वाले से जुल्म को सहने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। मैं एक तरफ कहता हूं, मैं उनके साथ मुझे सिंपैथी है ना, जो तबलीग जमात के साथ उन्होंने जो इशू बनाया है, मुसलमानों को जो बदनाम किया है, वो तबलीग नाम आया लेकिन पूरे मुसलमानों को टारगेट किया है। उसको सिर्फ एक तबलीग जमात देखकर नहीं कर सकते, और वही जो है उन्होंने किया। उसमें वो लोग बहुत कुछ मीडिया के जरिए से सक्सेस भी हुए, और देश की बहुत बुरी हालत की, और उसकी वजह से इंटरनेशनल छोड़िए, देश के अंदर ही लोग जो हैं घरों में ये अपने मोहल्लों में नाम पूछ रहे थे। अगर सब्जी वाला भी है तो मुसलमान को किस तरीके से पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं कि क्या क्या हरकत हुई है। तो ये जो चीजें हैं, मैंने एक बात कही कि जो जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म को बर्दाश्त करने वाला होता है। हम ये कहते हैं कि मौलवी साहब को चाहिए था कि कम से कम अदालत में जाते, अरे अरेस्ट हो जाते जिम्मेदारों को। आप अगर एज ए मुसलमान, एक बेसिक चीज है, नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा लीड रोल अदा किया है। अब आप हमेशा आगे रहे हैं, शाने बशाना जो है पीछे नहीं रहे हैं। आपकी भी जरूरत थी तो आप अरेस्ट होते, लेकिन इस सरकार के खिलाफ खड़े होते। ये जो है गवर्नमेंट को कॉपरेशन करके, गवर्नमेंट क्या कॉपरेशन चाहती है? गवर्नमेंट अपने फासिज्म में कॉपरेशन चाहती है। गवर्नमेंट को फासिज्म में कॉपरेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लोगों को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। वी आर इंडियन। यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रधानमंत्री के राइट्स और मोहम्मद शफी के राइट्स या मौलवी साहब के राइट्स अलग नहीं हो सकते। सबके राइट्स एक हैं। जब राइट्स हैं के, तो यहाँ पर कोई आके हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर सकता है। जो बात करता है उसको अंदर करना चाहिए, और अगर कोई रोड पर आकर बात करता है तो उसको रोड पर जवाब देना चाहिए। ये हमको कानूनी, हमारे को राइट दिया हुआ है। कोई हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी हमारे 15 आर्टिकल के हिसाब से अलग अलग बात नहीं कर सकता है। तो ये तमाम चीजें ही वो लोग देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। प्रिंसेस आपके सामने जो आपने देखा है गल्फ कंट्री से, उनके चाहे
जो ट्वीट्स आ रहे हैं, दूसरे जो अभी रिलेशंस खराब हो रहे हैं, वो ये रीजन यही है। वो लोग यही चीज देख रहे हैं जो मैंने आपसे बोली है कि ये लोग जो हैं अब बाहर के लोगों को बोलना ही पड़ रहा है। और वो ये लोग बोलते हैं अंदरूनी मामला। क्या अंदरूनी मामला है? अंदरूनी मामला होता तो आप लोग पहले सबको सिक्योर करते। एक जिम्मेदार की जिम्मेदारी होती है, प्रधान सेवक हैं आप। एक सेवक क्या होता है वो पहले समझना चाहिए। और प्रधान सेवक का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो इतने बड़े ओहदे पे होता है डेमोक्रेसी के अंदर, वो सबसे ज्यादा जनता का नौकर होता है, जनता का सेवक होता है, सर्विस देने के लिए काम करता है, जनता को मारने के लिए खुलेआम गुंडों को नहीं छोड़ता है, रोड पर इस तरीके से पुलिस वालों को गुंडाई काम करने के लिए नहीं छोड़ता है। आप देखिए आज ही एक तरफ जो है पुलिस रास्ते में जो बेचारे बॉर्डर्स पे जो परेशान है, वो ना इधर आ सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, ना उनको खाने के लिए है, उन पर टीयर गैस छोड़ी जाती है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। और एक जो घरों में बैठे हुए हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरी कॉम एक सेलिब्रिटी है हमारे यहाँ पे, मैं उनको आपने क्या किया, आपने उनके बच्चे का जाके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो आप, है? लेकिन जो जी। बेचारा मजलूम रास्ते में जो जिसको कुछ भी सरोसामान नहीं है, छत नहीं है, जिसके पैरों पर चप्पल नहीं है पहनने के लिए, आप देखिए यार, इससे ज्यादा क्या दयनीय होगा। आप सोचिए एक साइकिल पर एक मजदूर अपने बच्चे और बीवी को, विकलांग है, एक पैर नहीं है उसका, फिर भी साइकिल लेके जा रहे हैं। अरे तुम कितने निर्दयी हो गए हो? तुमको जरा सा भी एक फीलिंग नहीं है क्या? क्या इंसानियत नहीं है आप लोगों के अंदर? आप आके सिर्फ बात करते हो। अभी भी आपको हिंदू मुस्लिम सूझा है। तो ये जो सरकार है, ये फासीवाद पर चल रही है। इसीलिए मैं आपके चैनल के जरिए से तमाम भारतीयों से ये कहना चाहता हूं, ये लोग जो फासीवाद में, और ये आरएसएस जैसे लोग जो फासीवाद मूवमेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। ये जो काम कर रहे हैं, जो ये हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व है, ये हिंदू धर्म नहीं है। ना इनका जो इतिहास है, इन्होंने कभी भी ना देश के लिए लड़े हैं, ना अपने धर्म के लिए लड़े हैं। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर, एक जो चितपावन ब्राह्मण होते हैं, एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर में हर एक नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसको डेवलप किया है, उनका अपना एक एम है, एक मकसद है, उसी के लिए ये काम कर रहे हैं। कभी इनको जनता की तकलीफों से मतलब नहीं रहेगा, आप समझना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो सबसे अहम बात है।